आज हम प्रश्नमाला 5.2 के शेष बचे हुए प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए समीकरण को हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, जिसे मैट्रिक्स रूप में चेंज करने पर हमें मिलेगा। पहला मैट्रिक्स बनेगा गुणांकों से, 5, 7, 4 और 6 से बना हुआ। दो चर हैं तो x और y की बनेगी स्तंभ मैट्रिक्स, और इक्वल में आएगा -2 और -3 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको हम मान कर लिखेंगे a गुणा x बराबर b। यहाँ पर मेंशन कर देंगे माना। अब अगर a को उठा के ले जाऊँ मैं राइट हैंड साइड में, तो हमें x का मान प्राप्त होगा a इनवर्स इंटू b, जिसको नाम देते हैं समीकरण 2। यहाँ A का मतलब है एक मैट्रिक्स जो कि 5, 7 और 4, 6 से बनी हुई है, जिसका इन्वर्स मुझे ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं पहले सारणी K का मान ज्ञात करता हूँ, जो कि आएगा 30 - 28 यानी कि 2, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब A इन्वर्स का अस्तित्व होगा, जिसके लिए हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट A, जो कि होगा 6, 5, -7 और -4 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसलिए A इन्वर्स हमें मिलेगा 1 सारणी K इंटू एडजॉइंट A से बना हुआ एक मैट्रिक्स, जो प्राप्त होगा 1/2, 6 - 7 -4 और 5 से बना हुआ एक मैट्रिक्स, जिसको हम लगाते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 की सहायता से हमें कैपिटल X का मान मिलेगा A इन्वर्स इंटू B। A इन्वर्स जो अभी अभी हमने समीकरण 3 से ज्ञात किया है, और गुणा में एक मैट्रिक्स B जो कि स्तंभ मैट्रिक्स है, जो कि -2 और -3 से बनी हुई है। इसका पंक्ति इंटू स्तंभ मैट्रिक्स से गुणा करते हुए हमें उत्तर प्राप्त होगा 9 और -7 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। 1/2 का अंदर गुणा करने पर हमें मिलेगा 9/2 और -7/2 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। और लेफ्ट हैंड साइड में जो कैपिटल X मैट्रिक्स है, वो X और Y से बना हुआ एक स्तंभ मैट्रिक्स होगा। अब चूंकि दो मैट्रिक्स एक समान हैं, तो इनके संगत अवयव भी एक समान होंगे, जिससे X का मान मिलेगा 9/2 और Y का मान मिल जाएगा -7/2। नेक्स्ट पार्ट में दिए गए समीकरण निकाय को नाम देते हैं समीकरण 1, जिसे हम मैट्रिक्स रूप में बदल देते हैं, जिसमें पहली मैट्रिक्स आएगी गुणांकों से बनी हुई, जो होगी 1, 1 और -1, 3, 1 और -2, 1, -1 और -1 से बनी हुई मैट्रिक्स। गुणा में आएगी जो इसमें चर का यूज़ हुआ है 3, x, y, z, उससे बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स। और RHS में आएगी RHS वाले जो मान हैं उनसे बनी हुई मैट्रिक्स, जिनको हम पूर्व की भांति ही A, X और B मैट्रिक्स मान लेते हैं। और पूर्व की भांति ही यहाँ से X का मान हमें प्राप्त होगा A इनवर्स इंटू B, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर मैट्रिक्स A का मतलब है जिसका इन्वर्स मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सारणी की A का मान ज्ञात करूँगा, जिसका किसी भी विधि से अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 2, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब A इन्वर्स का अस्तित्व होगा, जिसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एडजॉइंट A का मान ज्ञात करते हैं। पूर्व की भांति ही हम एक एक पंक्ति के सहखंड ज्ञात करते जाएंगे, और उसको एडजॉइंट A में हम स्तंभों के रूप में लिखते जाएंगे। अब पहली पंक्ति में एक के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा -3, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार एक के संगत जब हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें मिलेगा +1। इसी प्रकार -1 के संगत सहखंड प्राप्त होगा -4, जिसका चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट के सापेक्ष हमें सहखंड प्राप्त होगा -2, जिसका चिन्ह बदलने पर हमें मिलेगा +2।
इसी प्रकार अन्य सहखंड हमें मिलेंगे 0 और 2, -1, -1 और -2। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेंगे। अब ए इनवर्स का मतलब होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। सारे मान जो हमने पहले से ज्ञात कर रखे हैं तो हमें मिलेगा 1/2 और एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स, जिसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब पूर्व की भांति ही समीकरण 2 से कैपिटल X इक्वल है A इनवर्स इंटू P, जिसमें हम A इनवर्स का मान और B का मान लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पंक्ति गुना स्तंभ मेथड से हमें प्राप्त होगी एक स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट होंगे 4, 2 और 4, और अंदर 1/2 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 2, 1 और 2 से बना हुआ एक स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि X मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब X मैट्रिक्स है X, Y और Z से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि इक्वल है 2, 1 और 2 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स के। अब दो मैट्रिक्स एक समान हैं तो संगत अवयव भी एक समान होंगे, जिससे x का मान 2, y का मान 1 और z का मान 2 मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, जिसमें दिए गए समीकरण निकाय को हमने नाम दिया है समीकरण नंबर 1, जिसे हम मैट्रिक्स रूप में बदल देते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा गुणांकों से बना हुआ मैट्रिक्स, x, y, z से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स और 4, 3 और 10 से बना हुआ एक स्तंभ मैट्रिक्स, जिसे हम पूर्व की भांति ही a, x और b मान लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हमें कैपिटल X मैट्रिक्स का मान मिलेगा a इनवर्स इंटू b, जिसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पर मैट्रिक्स a का मतलब होगा जिससे हमें A इनवर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम सारणी K का मान ज्ञात करते हैं, जो हमें प्राप्त होगा 5760, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इस समीकरण निकाय का हल मिलेगा, जो कि अद्वितीय होगा, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि A इनवर्स का अस्तित्व भी होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम पूर्व की भांति है एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। तो ए इनवर्स का मतलब होता है 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए, जिससे हमें मिलेगा, जिसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये मान समीकरण 2 में यूज़ करते हैं, तो समीकरण 2 से हमें x बराबर मिलेगा A इनवर्स इंटू बी, जो कि कुछ इस प्रकार बन जाएगा, जिसे पंक्ति गुणा स्तंभ मेथड से हम हल करें तो हमें मिलेगा 5760 बटे में बाहर, अंदर 2880, 1920 और 1152 से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको के अंदर 5760 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2, 1/3 और 1/5, जो कि X मैट्रिक्स के इक्वल है, जो कि X, Y, Z से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स है। तो पूर्व की भांति ही जब संगत अवयव एक जैसे होते हैं तभी मैट्रिक्स एक समान बनती है, इसलिए X का मान 1/2, Y का मान 1/3 और Z का मान 1/5 होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक मैट्रिक्स A दिया गया है और हमें A का इन्वर्स ज्ञात करना है और उसके बाद एक दी गई समीकरण निकाय को हल करना है। तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम A का इन्वर्स ज्ञात करने के लिए सारणी K का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 11, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब A इनवर्स का अस्तित्व होगा। और
ए इन्वर्स को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए की ज़रूरत होगी। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति के सहखंड ज्ञात करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 2 माइनस 4। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के सहखंड ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा 2 1 और 2, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति के सहखंड -6 -3 और 5 होंगे। इसलिए ए का इन्वर्स बनेगा 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए के सूत्र से 1/11 और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दिया गया समीकरण निकाय, जिसको नाम देते हैं समीकरण 2। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पहली समीकरण के अंदर हमारे पास z का पद नहीं है, और इसी प्रकार इसकी तीसरी समीकरण में x का पद नहीं है, जिसके लिए हम पहली समीकरण में लिखेंगे 0z और तीसरे समीकरण में लिखेंगे 0x, जिससे ये मानक रूप में बदल जाए। अब हम दी गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स रूप में बदल देते हैं, जिससे हमें एक मैट्रिक्स, एक XYZ वाली स्तंभ मैट्रिक्स और इक्वल में 10, 8 और 7 से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स मिलेगी, जिसको हम पूर्व की भांति A, X और B ही मान लेते हैं। A तो हमारे पास वही मैट्रिक्स है जो हमारे को क्वेश्चन में दी गई है। इस प्रकार हमने सिर्फ x और b को ही मानना है। इसको आगे हल करें तो x का मान हमें प्राप्त होगा -a इन्वर्स इंटू b। अब आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमने a इन्वर्स ज्ञात किया है, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसके साथ b मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, जो कि है 10, 8 और 7 से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स। तो इसमें उसका उद्देश्य a इन्वर्स को ज्ञात करवाने के लिए इतना ही था कि हम यहाँ पर समीकरण को हल करने के लिए इसका यूज़ कर सकें। तो जो काम हम बाद में करते हैं वो हमने पहले ही कर लिया है। अब इन दो मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से करें तो हमें प्राप्त होगा 44 -33 और 11, जिसमें 11 का भाग देने पर हमें मिलेगा 4 -3 और 1, जो कि x मैट्रिक्स के इक्वल है और वो XYZ से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स है। अब पूर्व की भांति ही जब दो मैट्रिक्स एक समान होंगे तो संगत अवयव भी एक समान होंगे, जिससे हमें x का मान 4, y का मान -3 और z का मान 1 मिल जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स का पहले गुणा करना है और उसकी सहायता से एक समीकरण निकाय को हल करना है। अब हम दिए गए मैट्रिक्स को क्रमशः a और b मान लेते हैं और अब इनका गुणन a गुणा b ज्ञात करते हैं, जो पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से कुछ इस प्रकार मिलेगा 8 0 0 0 8 0 0 0 और 8 से बनी हुई एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में से कॉमन आ सकता है 8, तो शेष बचेगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से बनी हुई एक मैट्रिक्स, जो कि एक 3 गुणा 3 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, जिसको लिख दिया I। इस प्रकार हमें a गुणा b का मान प्राप्त हो रहा है 8I। अब दोनों पक्षों में a इन्वर्स का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा b इज इक्वल 8 गुणा a इन्वर्स इंटू I, जिससे हमें मिलेगा b मैट्रिक्स इज इक्वल a इन्वर्स और I का मल्टीप्लाई आ जाएगा a इन्वर्स, तो 8 a इन्वर्स, जिससे हमें a इन्वर्स का मान प्राप्त होगा 1/8 और b। अब यहाँ से a इन्वर्स का मान हमें मिलेगा 1/8 और b मैट्रिक्स को लिख देते हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से हमने a इन्वर्स ज्ञात कर लिया है। तो आपको a और b का गुणा इसलिए करने को कहा गया था ताकि आप a इन्वर्स ज्ञात कर सकें। अब इसकी सहायता से हम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही निकाय को हल करेंगे। तो दिया गया समीकरण निकाय
जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसे मैट्रिक्स रूप में बदल देते हैं। अब इसे पूर्व की भांति में ही हम लोग a गुणा x, अब a इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये a मैट्रिक्स है, इसके साथ वाले को मान लिया x मैट्रिक्स, और क्वेश्चन में b मैट्रिक्स यूज़ कर चुके हैं इसलिए सामने वाली मैट्रिक्स को मान लिया हमने c मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमने लिखा माना। इस प्रकार से x मैट्रिक्स का मान प्राप्त होगा a इनवर्स इंटू c। अब हमने पहले ही a इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 से ज्ञात कर रखा है और इसके साथ गुणा में लिख दिया c, जो कि 4, 9 और 1 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा अगर हम मैट्रिक्स गुणन से यानी पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से करें तो हमें प्राप्त होगा 24, -16 और -8 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको 1/8 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 3, -2 और -1 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि x के इक्वल है, जो कि है XYZ से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स। इस प्रकार इसको हल करने पर हमें x का मान प्राप्त होगा 3, y का -2 और z का -1। ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, और उसकी सहायता से एक समीकरण निकाय बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूप में लिखा हुआ है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में है। उस समीकरण निकाय को हमें आगे चलते हुए हल करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को A मान लेते हैं जिसका व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है, और इसको लगाते हैं समीकरण 1। अब हमें इसका अगर व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो सबसे पहले सारणी के A का मान ज्ञात करते हैं, जो कि प्राप्त होगा 10, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, और इसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट A ज्ञात करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार आएगा। इस आधार पर A का इन्वर्स बनेगा 1 सारणी K इंटू एडजॉइंट A, जो कि बन जाएगा, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ये इस क्वेश्चन का आधा पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब दिया गया समीकरण निकाय जो कि मैट्रिक्स के रूप में कुछ इस प्रकार है। अब इसमें दोनों तरफ मैट्रिक्स हैं और दोनों तरफ x, y और z के पद हैं। तो इस समीकरण निकाय को थोड़ा ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इन दो मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, फिर इस मैट्रिक्स के साथ 1/2 का गुणा करेंगे और इस मैट्रिक्स के साथ 2 का गुणा करेंगे, जिससे हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस जेड, 2x प्लस वाई और y प्लस जेड से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स, और इक्वल में होगा y 3z माइनस x से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स और प्लस में 4, 0 और 2 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को उठा के ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें प्राप्त होगा ये वाला मान। अब इन दो मैट्रिक्स का अंतर लेते हैं पूर्व की भांति, तो हमें उत्तर मिलेगा x माइनस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई माइनस 3z और x प्लस वाई प्लस जेड से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स, और इक्वल में आएगा 4, 0 और 2 से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स। अब चूंकि दो मैट्रिक्स एक समान हैं तो इनके संगत अवयव भी एक समान होंगे, जिससे हमें मिलेगा x माइनस वाई प्लस जेड का मान 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z का मान 0 और x प्लस वाई प्लस जेड का मान मिल जाएगा 2। ये दिया गया समीकरण निकाय है जो मानक रूप में बदल दिया गया है, जिसे लगाते हैं समीकरण नंबर 3, जिसे हम मैट्रिक्स रूप में बदल लेंगे पुनः। अब इसमें ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में है, जिसे हमने A पहले से मान रखा है, और इस मैट्रिक्स को मान लिया x और सामने वाली मैट्रिक्स को मान लिया b। इस आधार पर x का मान बनेगा A इनवर्स इंटू में b, जिसमें A इनवर्स का मान अगर हम
यूज़ कर लें तो x मैट्रिक्स का मान बनेगा इंटू 4 0 2 से बनी हुई स्तंभ मैट्रिक्स। अब इन दो मैट्रिक्स का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ विधि से करें तो हमें प्राप्त होगा 20 माइनस 10 और 10 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स, जिसके साथ 1/10 का गुणा करने पर हमें मिलेगा दो माइनस 1 और 1 से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स, जो कि x मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने उसको लिख लिया x, y और z से बना हुआ स्तंभ मैट्रिक्स। अब पूर्व की भांति ही दो मैट्रिक्स समान हो तो x का मान 2, y का मान -1 और z का मान 1 मिल जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन की विशेष बात में यही है कि दिया गया जो समीकरण निकाय है वो मैट्रिक्स के रूप में है। पहले आपको उसको बदलकर सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा और दिया गया जो मैट्रिक्स A है, जिसको हमने A मान रखा है, उसका इन्वर्स हम पहले से ज्ञात कर लेंगे। बाकी ये पूर्व में दिए गए क्वेश्चनों के जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा A और शीर्ष क्रमशः x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हों तो सिद्ध करो कि एक सारणिक का वर्ग इक्वल आएगा 3a की पावर 4। इसमें सबसे पहले हम एक त्रिभुज ABC लेते हैं जिसकी एक भुजा A इकाई है। तो हम जानते हैं कि पूर्व की कक्षाओं में एक सूत्र आता था जिसमें समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात होने पर उसका क्षेत्रफल बनता था √3/4 a², जिसको लगाते हैं समीकरण नंबर 1। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब पुनः इसके शीर्ष हमें दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो इस आधार पर जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं वो बनेगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और आखिरी स्तंभ 1 1 1 से बनी हुई सारणिक, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में भी क्षेत्रफल है और समीकरण 2 में भी क्षेत्रफल है, जो कि एक समान होंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 से बना हुआ सारणिक इक्वल होगा √3/4 और a²। अब इसे आगे हल करने के लिए ये जो 4 है इसको हम उठा के ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा 4 गुणा में 1/2 और ये सारणिक एज इट इज और इक्वल होगा √3 और a², जिसे आगे हल करने पर बचेगा सारणिक के तीसरे स्तंभ के साथ क्या करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और यहाँ पर 1 1 1 के स्थान पर बन जाएगा 2 2 और 2 इक्वल √3 और a²। अब आंसर को मैच करने के लिए हम कर देते हैं वर्ग। वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक का स्क्वायर और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करूँगा तो बन जाएगा 3 और 1 की पावर 4। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।